नमस्कार। आप देख रहे हैं विश्व दर्पण न्यूज और मैं हूं विष्णु कुमार और मेरी मौजूदगी अभी है त्रिवेणीगंज के बगला पंचायत में है और बगला गांव में है और बगला गांव में अभी आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे कि एक सर हैं और उन्होंने काफ़ी हर चीज़ पर रिसर्च कर कर के काफ़ी पेड़ पौधा पर काम कर रहे हैं, अभी नेचर पे काम कर रहे हैं। बाकी मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ अंत करूँ, यहाँ तो अंत ही नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ। और हमारे बीच मौजूद हैं सर योगेंद्र सर हैं, योगेंद्र जी उर्फ योगी जी, जिस नाम से लोग जानते हैं हम दोनों नाम आप लोगों के बीच स्पष्ट कर दिए हैं। बाकी सर से ही जानते हैं कि एक समय था सर की कारागार में कैद थे और आज हमारे बीच हैं और हमारे बीच आकर के यहाँ पर काफ़ी शोध किए हैं, काफ़ी नेचर पे काम किए हैं और कुछ दिनों से इन्होंने बहुत ही अच्छा फल पौधे का वृक्ष लगा रहे हैं, यानी कि आपको तरह तरह कंट्री का वृक्ष देखने को मिलेगा। बाकी सर से जानते हैं और मिलते हैं, मिलाते हैं, बात करते हैं। सर स्वागत है हमारे चैनल। जी नमस्कार। आपके तमाम दर्शकों को भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जी बोलिए। तो सर कहाँ से शुरू करें कहाँ अंत करें, इसके बारे में सर अब आप ही बताइए, क्योंकि हम तो जो कहना था हमने कह दिया कि कोई अंत ही नहीं है, तो क्या कहना चाहिए। जिंदगी की कहानी तो हर लोगों की एक अजीब होती है। मोड़ जितने आते हैं लोगों का अनुभव उतना बढ़ता है। जो लोग बैठे रहते हैं उसे अनुभव जिंदगी में संभव नहीं है कि हो पाएगा, क्योंकि कहावत एक बहुत अच्छी है। फ्रैंकलिन ने कहा था कि इंसान तब अपने आप को समझ पाता है जब उसके पास परिस्थितियां आती है। मतलब परिस्थिति हमें बताती है कि हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। ये सच है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन उन परेशानियों को मैंने चिंता और कुछ अलग तरीके से मैंने नहीं लिया। मैंने बस उसको पॉजिटिव वे में लिया। सर मेरा एक और सवाल रहेगा सर, कि जैसे हमने कारागार की बात की है सर, कि कैद की बात की है, तो उम्र कैद होने के बाद इंसान सारा कुछ खो देते हैं, सोचते हैं कि अब मेरा ज़िंदगी में कुछ लक्ष्य ही नहीं रहा हो। इस पर क्या कुछ चर्चा करेंगे। मैं तो यही कहूँगा, जो खुद के साथ होते हैं उसे ज़िंदगी की कोई परेशानियाँ भटका नहीं सकती है। जो इंसान किसी के भरोसे होते हैं भरोसे में भटक जाया करते हैं। मैं शुरुआत से खुद के साथ था, अपने आप के ऊपर भरोसा था। मैं चूँकि निर्दोष था, सज़ा हुई, सरकारी व्यवस्थाएं हैं, सज़ा हुई, मुझे कबूल हुआ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस समय को मैं ज़ाया नहीं होने दिया। मैं उस समय का भी शोध के रूप में एक काम लिया और खुद को परिवर्तन करने में मैंने समय लगाया। आज मुझे बहुत खुशी है कि समस्याएं जो भी आई कोई बात नहीं, मैंने सीखा तो सही। अनुभव तो कोई छीन नहीं सकता है। आज जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ, हमारी कोशिश है कि सारे लोगों को उससे फ़ायदा मिले। तो सर तो ये कहानी था हमारा उम्र कैद की, और सर ने जो बताया है कि कहते हैं कि दुनिया के कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी किसी भी तरह का संकट आए, अगर इंसान खुद के साथ हो तो कुछ भी कर सकता है। जैसा कि सर ने अभी आपके सामने जीता जागता सबूत है। और सर ने ऐसा ही नहीं, अब एक बुक भी लिखे हैं, बुक पे भी चर्चा कर ही लेते हैं कि सर कैसे मन में जिज्ञासा हुआ कि आज हम एक बुक लिखेंगे, कल हमारे बीच जो भी हैं सबके बीच जाएगा और उससे अच्छा प्रेरणा मिलेगा लोगों को। जी बात ऐसी है कि इंसान जब तकलीफ में होता है तो संवेदनाएं व्यक्त करने का अलग अलग माध्यम होता है। कोई आंसू में बहा देते हैं, कोई दूसरे के ऊपर गुस्सा करने में, लेकिन मैंने कलम को हथियार बनाया, एक औजार बनाया और मेरे मन की जो संवेदनाएं थी उसे मैं कलम के रूप में कॉपी पर उकेरता चला गया और बुक बनता गया। 4 किताबें मैंने लिखा, जिसमें पहली किताब हमारी आई बिखरे पन्ने नाम से। वो हमारे ज़िंदगी के कुल बिखरे हुए समय का एक याद है। दूसरी हमारी एक किताब आई जो मैंने लिखा हथकड़ी के उस पार। क्योंकि जब मैं जेल गया तो ज़िंदगी में कभी मैंने सोचा नहीं था कि मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि वैसा काम मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किया नहीं था। लेकिन सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, कुछ न कुछ उल्टा सीधा काम होता है इंसान से, और सज़ा हुई और हथकड़ी के उस पार क्यों जाता है आदमी, इस विषय वस्तु पर मैंने एक किताबें लिख डाला जिसका नाम हथकड़ी के उस पार था। दूसरी किताब अधूरे राही के रूप में मैंने लिखा। जब मैं अपने आप को बहुत हीन भावना से कभी ग्रस्त हो गया था तो बहुत सारी भावनाएं आती थी, उसे मैंने कलमबद्ध कर दिया, जिसका नाम मैंने अधूरे राही लिखा। क्योंकि हमारी जो मंशा थी, जो मेरा मिशन था, मुझे उस समय लग रहा था कि मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन कहते हैं ना कि
ऊपर वाले अगर कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण होता है। भले ही हम और आप सोच लेते हैं कि आज जो हमारे साथ हो रहा है वो गलत है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। सच ये नहीं है। सच ये है कि ऊपर वाले को जो मंजूर होता है वही आपसे समय के मुताबिक करवा लेते हैं। आज आपके सामने मैं हूँ, भले ही मैंने सज़ा 15 वर्षों का जेल में बिताया और आज आपके सामने हूँ। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ लोगों के फ़ायदे के लिए कर रहा हूँ। मुझे भी आनंद आता है और कोशिश हमारी है कि लोग भी आनंदित होवें, लोग भी समृद्ध होवें। सर ने ये बताया आप लोगों को, इससे सर से प्रेरणा लेना चाहिए और सीख लेना चाहिए कि इंसान को सिर्फ इंसान बन के रहना चाहिए, एक मानव बन के रहना चाहिए और मानव को एक सच्चा मित्रता के तहत हर मानव के साथ पेश आना चाहिए। सर ने ये मिसाल कायम कर दिए हैं। और हम सर से एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि सर ने 15 साल उम्र कैद में बिताए और सर उम्र कैद के साथ साथ क्या क्या किए, क्या नहीं किए, वो अभी आपके बीच रखे हैं सर। अब हम चलते हैं सर को लेकर के कि सर जो अभी रिसर्च और शोध किए हैं उस पर, तो सर नेचर में कैसे दिमाग लगा कि सर हम नेचर को तैयारी करेंगे और नेचुरल फूड तैयार करेंगे और तरह तरह की पेड़ पौधाएँ हैं, फल फ्रूट हैं, उसको हम उस पर रिसर्च करेंगे सर, ये कैसे जिज्ञासा? देखिए, प्रकृति से लगाव तो शुरुआत से रहा है। मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, बीएससी ऑनर्स मैंने किया 95 में, लेकिन साहित्य से बहुत ज़्यादा लगाव था हमें। और जो साहित्य प्रेमी होते हैं वो नेचर प्रेमी होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। नेचर से शुरुआत से लगाव रहा। जब मैं जेल से आया बाहर तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा करना चाहिए। यहाँ जो किसानों की स्थिति मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये तो कहीं से अच्छी बात नहीं है कि हमारे किसान पूरी तरह परेशान हैं। तो कुछ अच्छा करने का आइडिया मेरे मन में आया और मैंने आम के बागवानी पर शोध प्रारंभ कर दिया। और लगभग मुझे 4 साल लगे। मैंने पहचानना प्रारंभ कर दिया कि बीमारी जो आता है आम के पौधे में उसका लक्षण क्या है, उसका इलाज क्या होना चाहिए, उसका पारंपरिक इलाज क्या होना चाहिए, हमारे घर में जो कुछ भी मौजूद है उससे कौन सी दवा हम बना सकते हैं। तो इस विषय पर मैंने तैयारी करना शुरू किया। मुझे सफलता मिलती गई और एक हौसला अंदर से आता गया। और फिर मुझे लगा कि जैसे सेब की बागवानी है हिमाचल प्रदेश में या ठंड प्रदेशों में हुआ करता है, तो क्यों नहीं हम अपने एरिया के लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड कराएं, इस पर शोध करें ताकि हमारे एरिया के लोग भी खुशहाल हो पाएँ। मैंने पिछले 5 वर्षों से इस पर प्रारंभ किया काम और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है जब सारे लोग फ़ोन करके मुझे कहते हैं कि भैया आपने जो आज से 3 साल पहले मुझे सेब का पेड़ दिया था अब की बार लदा हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में लगभग 5-6 जगह जाकर सारी जगहों का रिव्यू किया और फलों की स्थिति मैंने लोगों को दिखाया। 50-60 आदमी को मैंने दिया, उतना जगह जाकर वीडियो बनाना संभव नहीं था। और सच बताऊं तो मैं जब अपने घर आया वापस तो खुशी में मुझे रात भर नींद नहीं हो पाई कि उस बागवान का जब मैंने खुशी देखा जिसके बगीचे में सेब का फल लगा हुआ था, तो मैं इतना खुश हुआ कि रात भर सोचते रह गया कि और क्या अच्छा करूं ताकि हमारे समाज के लोग और बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होवें, उसकी आमदनी बढ़े और उसके परिवार की स्थिति अच्छा हो। सर जैसा कि बात जब सेब पे आई है तो उस पर एक बात किया जाए सर कि जैसा कि सेब कहते हैं कि ठंड इलाका में ही होता है और वो हमारे यहाँ मौसम भी नहीं है, उस तरह का मिट्टी भी नहीं है, तो ये कैसे संभव हो सकता है सर कि इतना अच्छा खासा बागवानी करवा दिए सर, उस पर सेब लदवा दिए सर? ये सच है कि लोगों में एक भ्रामक बात है, स्थिति है कि सेब सिर्फ ठंड प्रदेशों के लिए है। बात ऐसी नहीं है। हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बराबर रिसर्च किया और रिसर्च के बाद गर्म प्रदेशों के लिए भी सेब की प्रजाति का इजाद उन्होंने किया, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कैलिफोर्निया की एक वैरायटी है डॉर्सेट गोल्डन, जो अपने यहाँ बहुत अच्छी फलन देती है, मिठास भी अच्छा होता है और साइज भी उसका बहुत अच्छा होता है। इजराइल की एक वैरायटी है अन्ना, वो भी बहुत अच्छा अपने यहाँ यील्ड दे रहा है, खाने में भी अच्छा मिठास है। हरमन 99 प्रजाति एक है, उसमें मिठास थोड़ा सा कम है, बाकी खाने के लायक वो भी अच्छा है, वो भी प्रजाति अच्छा है। तो मैंने हिमाचल प्रदेश के एक साइंटिस्ट हैं उससे मैंने संपर्क किया, यूट्यूब पर मैंने नाम सर्च करके संपर्क किया, उनसे बात हुई तो लगभग 20 मिनट हमसे बात हुई और उनसे मैंने डिस्कशन किया तो उन्होंने बताया कि नहीं, आपके एरिया में गर्म प्रदेशों में जहाँ 46-47 डिग्री टेम्परेचर जाता है वहाँ सेब की खेती की जा सकती है, हमारे पास उपलब्ध है प्लांट। तो मैंने 50 प्लांट पहली दफ़ा आज से लगभग 4 साल पहले उनसे मंगवाया, खुद लगाया और
जब 50 प्लांट लगाया तो मैंने 10 प्लांट अपने यहाँ लगाया, बाकी 40 प्लांट मैंने लोगों को बांट दिया और फ्री ऑफ कॉस्ट बांटा अपने मित्रों को। जब उनके यहाँ मैंने देखा कि अच्छा फलन हो रहा है तो फिर उसके बाद मंगाकर दूसरे को देना प्रारंभ किया। तो यही रास्ते आप चलते हैं, आपका सोच बेहतर हो, मंजिल मिलना निश्चित है। सर जैसा कि हमारे किसान भाई देख रहे हैं, जो भी हैं हमारे जिला से हैं, हमारे देश से हैं, यानी कि जो भी ग्राम प्रदेश से हैं सर, अगर वो बागवानी करना चाहेंगे तो उसके कुछ टिप्स आपके तरफ से मिलेगा तो बता सकते हैं सर। जी हाँ, मैं जो भी प्लांट देता हूँ तो लोगों को बताता हूँ कि आपको कब लगाना चाहिए और किस तरीके से लगाना चाहिए, ताकि आपका पौधा मरेगा नहीं और आपका पौधा हर तीसरे साल फल देना प्रारंभ कर देगा, चाहे सेब हो, आम हो या अदर कुछ भी प्लांट हो। जो पौधा मैं देता हूँ उसकी पूरी जानकारी उसे देता हूँ, अच्छा, वीडियो के माध्यम से भी, और मेरे पास आते हैं लेने तब भी। जैसा कि सर कुछ किसान भाई अगर आपके पास यहाँ आना चाहेंगे पौधा लेने के लिए सर, तो क्या एड्रेस क्या रहेगा सर? जी, त्रिवेणीगंज नगर परिषद ऑफिस है सुपौल डिस्ट्रिक्ट में, उसके मात्र 100 मीटर की दूरी पर पश्चिम साइड से हमारा ये नर्सरी 1 अगस्त से प्रारंभ होने जा रहा है। अच्छा सर जी, तो आप अगर कहीं से भी आना चाहें, चाहे पटना से आना चाहें तो सुपौल आइए, सुपौल से त्रिवेणीगंज नगर परिषद ऑफिस के पास बस रुकती है, वहाँ उतरिए और नर्सरी पर आइए। सर सेब की बात तो हो गई, यहाँ हमको एक चीज़ जानकारी और सुनने को मिला था कि कितना लाख, 2.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपए का आम का केजी, ये कैसा, मतलब सर ये तो अजूबा, सुनने में ही अजूबा लग रहा है सर। कौन खाएगा और कहाँ मिलता है सर, ये तो जानकारी दीजिए। वो सारा प्लांट मेरे पास अवेलेबल है। जी आज से 4 साल पहले मैंने लगाया था, वो 5 प्लांट मेरे पास अभी अवेलेबल है जी और उसमें इस बार भी फलन अच्छा ही आया। हम्म। तो प्लांट अगर कोई लेना चाहे, मेरे यहाँ प्लांट बनता है, विदेशी और देसी वैरायटी का जितना भी प्लांट है मेरे यहाँ बनाया जाता है। लेना चाहते हैं तो 1 अगस्त से आइए, जब भी आइए मस्ट वेलकम है, सारा पौधा मेरे यहाँ अवेलेबल रहेगा। तो सर अभी आम का कितना प्रजाति है आपके पास अवेलेबल? अभी मेरे पास लगभग 150 प्रजाति का आम है। 150? जी, देसी और विदेशी दोनों मिला करके, और लगभग 100 प्रजाति, 100 प्रजाति ऐसा है जो कलरफुल है, आपको हर कलर में मिलेगा, लाल, पीला, काला, उजला, जो भी आप खोजेंगे वो मिल जाएगा। वजन की बात करूं तो 500 ग्राम से लेके 4 केजी तक वजन का आम मेरे पास जो फल देता है वो प्लांट अवेलेबल है, वो सारा प्लांट अवेलेबल हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे बीच आए और अच्छा लगा सर। और हमारे लास्ट में कुछ पब्लिक को कुछ संदेश अगर किसान भाई को देना चाहें तो दे सकते हैं सर। जी, मैं सारे अपने किसान बंधुओं से कहना चाहूँगा कि खेती कभी घाटे का सौदा नहीं होता, बस आपके मन में जो भ्रम है उसको निकालिए, पारंपरिक खेती से वैज्ञानिक खेती की ओर आइए, आप कुछ नया करके दिखाइए। हमें उम्मीद है कि सरकार की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो विवश हो जाएंगी आपके पास आने को, आपसे सलाह लेने को और आपको मदद करने को। आप ज़रूर पारंपरिक खेती से बढ़कर आगे बढ़िए और वैज्ञानिक खेती की तरफ आइए, नए नए फल और फलदार वृक्ष लगाइए, आपका निश्चित रूप से पारिवारिक रहन सहन और आमदनी भी बहुत बेहतर हो जाएगा। धन्यवाद सर। बाकी कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा, और सर से अगर मिलना हो तो सर ने अपना एड्रेस दे दिए, अगर आप लोग चाहे तो आ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।